हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम 2023 का जो आपका क्वेश्चन पेपर था उत्तराखंड बोर्ड का, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमने फिजिक्स के क्वेश्चन देखे थे, जो फिजिक्स पार्ट है आपका साइंस में। इसके साथ साथ कुछ हमने जो है एक दो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखे थे, जो कि आपके 2 मार्क्स के प्रश्न थे। आज हम इसके आगे के जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, भौतिकी के जो प्रश्न हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, जो कि आपका 20वां प्रश्न है, क्वेश्चन पेपर का 20वां प्रश्न है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो ये 20वां प्रश्न है, ये 2 भागों में बटा है। पहला भाग 1 मार्क्स का है, दूसरा 2 मार्क्स का। ठीक है, तो पहला जो आपका भाग है यानी का भाग, उसमें आपसे पूछा गया है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। सेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी आपको फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो बताना है कि वो क्या होता है। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है, वो क्या है, क्या कहता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। जीआईसी पुभाव, कोई भी एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है। महिमा नेगी। महिमा बेटा, आप ये बताइए कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है। मैम, जो हमारा अंगूठा होता है मध्यमा और तर्जनी के लंबवत होता है। ठीक है, और ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम तीनों उंगलियां मध्यमा, तिरजना और जो आपका अंगूठा होता है, तीनों को जो है लंबवत रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं, तो क्या होता है फिर। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम। हेलो बेटा, आप माइक गुड वो आफ्टरनून कैमरे के मैम। सामने। महिमा बेटा, आप बैठ जाइए। मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ जी बेटा। मैम चुंबकीय क्षेत्र की धारावाही चालक को पेन का नियम कहते हैं। ठीक है, बैठ जाइए आप। कोई और बच्चा इसका आंसर देना चाहता है। तो बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की, यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आप क्या करते हैं, अब जो आपका लेफ्ट हैंड है यानी जो आपका बायां हाथ है, उसकी तिरछनी उंगली, मध्यमा और अंगूठा, तीनों को आप कैसे रखते हैं, लंबवत रखते हैं। इस तरीके से खींचते हैं कि वो लंबवत हो, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अंगूठा होता है वो गति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, गति। ठीक है, किसको दर्शाता है, फोर्स को, बल को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका अंगूठा होता है वो बल की दिशा यानी फोर्स की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी मध्यमा है, मध्यमा उंगली, ये धारा यानी करंट को दर्शाती है। और जो आपकी ये तर्जनी उंगली है, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। ठीक है, ठीक है, ये इसको दर्शाती है। यहाँ पे क्या है, आपको अपना जो लेफ्ट हैंड है उसे आपको जो है आगे स्ट्रेच कर। ठीक है, इसी तरीके से आपका राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल में भी इसी तरीके से होता है, पर यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने राइट हैंड को आगे स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, और उसको इस तरीके से रखते हैं कि जो उसका अंगूठा है यानी आपका जो अंगूठा है, मध्यमा उंगली है और तर्जनी उंगली है, तीनों क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर भी क्या होता है, जो आपका अंगूठा है वो बल को दर्शाता है, जो आपकी मध्यमा है वो धारा को दर्शाती है, और जो आपकी जो आपका तर्जनी उंगली है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। ठीक है, बस फर्क क्या है, लेफ्ट और राइट हैंड का। ठीक है, अब हम बात करते हैं खा पार्ट की। ठीक है, खा पार्ट की अगर हम बात करें तो खा पार्ट क्या है, आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपसे ये कहा गया है, 2 विद्युत बल्बों ए तथा बी में क्रमशः 60 वॉट, 240 वोल्ट तथा 100 वॉट 240 वोल्ट अंकित है। यानी आपके पास क्या है, 2 बल्ब है, ए और बी बल्ब है। ए बल्ब में क्या लिखा है, 60 वॉट और 240 वोल्ट,
और बी बल्ब में क्या लिखा है 100 वॉट 240 वोल्ट। गणना करिए करके बताइए किसका प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, यानी टू इलेक्ट्रिक बल्ब ए एंड बी आर मार्क्ड 60 वॉट 240 वोल्ट एंड 100 वॉट 240 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। ठीक है, बी पार्ट है, इसे हम आप सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रूल्स आते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है, इसी तरीके से आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आ जाएगा। ठीक है, जो आपका फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम है, ठीक है, वो आ जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग राइट हैंड। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है पहले वो नोट कर लेते हैं। पहले बल्ब के लिए क्या दिया गया है, जो है पहले बल्ब की पावर दी गई है। पावर कितनी दी गई है 60 वॉट, P1 ले लेते हैं। और यहाँ पे आपका जो वोल्टेज दी गई है, ठीक है, वोल्टेज जो दी गई है वो 240 वोल्ट दिया गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे बल्ब की, तो दूसरे बल्ब में आपको क्या दिया गया है, पावर दी गई है P2 ले लेते हैं, वोल्टेज दी गई है V2 ले लेते हैं। P2 कितना है आपका, P2 है आपका 100 वॉट और वोल्टेज है 240 वोल्ट। 100 वॉट 240 वोल्ट। अब यहाँ पे आपसे क्या कहा है, ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या कहा है कि दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक हो, किसका रेजिस्टेंस या आर का मान अधिक हो, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अब कोई बच्चा बता सकता है कि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस किस फॉर्मूले से निकालेंगे। ऐसा फॉर्मूला चाहिए जहाँ पे आप P और V की वैल्यू का उपयोग करके R का मान निकाल सके। क्या कोई बता सकता है? GIC बनभूलपुर। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का उपयोग करके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए जितने आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आपके क्वेश्चन है। ठीक है, GIC बनभूलपुर बेटा, आप लोग हैंड रेस कर रहे थे, आपको कुछ पूछना है? मैम इसका आंसर बता सकते हैं? मैम इसका आंसर बता सकते हैं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके R की वैल्यू निकालेंगे, जिससे हम बताएंगे कि इन दोनों में से किस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा। ठीक है, तो पहले हम पहले बल्ब के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, पहले बल्ब के लिए आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा R1 बराबर V1 का स्क्वायर अपॉन P1। ठीक है, V1 का स्क्वायर यानी 240 का स्क्वायर। ठीक है, और P1 कितना है आपका, P1 है आपका 60 यानी 60। सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो R1 की वैल्यू आएगी 960 ओम। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना आया पहले बल्ब के लिए 960। अब हम बात करते हैं दूसरे बल्ब। दूसरे बल्ब की बात करें तो दूसरे बल्ब के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो R2 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसके लिए प्रतिरोध R2 ले लेते हैं। तो R2 बराबर आपका हो जाएगा V2 का स्क्वायर अपॉन P2। V2 का स्क्वायर यानी 240 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन P2 है आपका 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया आपका 576 576 ओम। ये किसका मान आया है, R2 का, यानी दूसरे बल्ब का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका प्रतिरोध ज्यादा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है किसका प्रतिरोध ज्यादा है, तो किसका प्रतिरोध ज्यादा आया आप देख सकते हैं
R1 की वैल्यू ज्यादा है, R1 का मान ज्यादा है, यानी पहले बल्ब का प्रतिरोध अधिक है। तो क्या आपका यही आंसर आया था? GIC बनभूलपुर। ठीक है, वेरी गुड बेटा। R1 की वैल्यू ज्यादा आई है, पहला बल्ब का प्रतिरोध अधिक आया है क्या? तो यहाँ पे जो है आपका जो पहला बल्ब है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। पहले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। Resistance of first bulb will be greater. ठीक है, तो आपका जो पहला बल्ब है उसका प्रतिरोध अधिक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे नोट करेंगे। क्या आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है? हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका ये जो अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21वां प्रश्न है आपके क्वेश्चन पेपर का। 3 मार्क्स का प्रश्न है और 2 भागों में बटा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक जो है सर्किट डायग्राम दिया गया है। ठीक है, आपका यहाँ पे एक जो है विद्युत परिपथ आरेख आपको यहाँ पे दिया गया है। अब इसके अनुसार आपको जो है यहाँ पे प्रश्न पूछे गए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पहला है परिपथ का कुल प्रतिरोध, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी जो ये परिपथ है इसका प्रतिरोध कितना है ये आपसे पूछा गया। दूसरा है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी इस परिपथ में इस जो ये परिपथ है इसमें जो करंट है, जो धारा है वो कितनी है। ठीक है, यानी आपको टोटल करंट निकालना है और टोटल रेजिस्टेंस निकालना। GIC बनभूलपुर 30 आया कुल प्रतिरोध, 30 ओम बता आया मैम। कुल प्रतिरोध आपका 30 ओम आया है यस मैम। और करंट कितना आया है? 2.5 2/5 मैम। एम्पेयर ये आपका आया है। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें। क्या आपका आंसर सही है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ये विद्युत परिपथ है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे हम देखें तो आपके पास ये जो आपका एक रेजिस्टर है, ठीक है, जो ये आपका प्रतिरोधक है, ये जो है यहाँ पे एक ऐसे प्रतिरोधक, यानी यहाँ पे क्या आपके पास ग्रुप है प्रतिरोधक का या रेजिस्टर्स का, और ये सारे रेजिस्टर आपस में पैरेलली जुड़े हैं। ठीक है, ये समानांतर रूप में जुड़े। ठीक है, अब इसके साथ सीरीज में क्या जुड़ा है? 8 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके प्रतिरोध को हम, इसके कुल प्रतिरोध को हम मान लेते हैं R डैश, और 8 ओम को हम R डबल डैश ले लेते हैं। तो R डैश निकालेंगे आप। ठीक है, तो R डैश निकालना है। अब ये सारे कैसे हैं? पैरेलली कनेक्टेड है। तो फॉर्मूला क्या होगा R डैश निकालने का? R डैश कैसे निकालेंगे? 1/R डैश बराबर 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ऐसे ही निकलेगा आपका कुल प्रतिरोध। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे एलसीएम आएगा वो 12 आ जाएगा। 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया 6/12, यानी जो आपका आंसर आया है R डैश की वैल्यू क्या आ गई? 1/R डैश आया 6/12, यानी 1/2, 1/2, यानी R डैश की वैल्यू आ गई
2 ओम। ठीक है, अब हमें कुल प्रतिरोध निकालना है किसमें, इस पूरे सर्किट में। कुल प्रतिरोध को हम R मान लेते हैं, R निकालना है। ठीक है, R निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये बराबर होगा आपका R डबल डैश प्लस R डैश। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा जो है इसका जो रेजिस्टेंस आया है, प्रतिरोध आया है, वो 2 ओम आया है। ये आपका 8 ओम का है। दोनों आपस में सीरीज में जुड़े। ठीक है, आपके सीरीज में जुड़े हैं। ठीक है, श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े हैं, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे होगा आपका 8 प्लस 2, 8 ओम प्लस 2 ओम, 10 ओम। तो यहाँ पे आपका जो कुल प्रतिरोध यानी R का मान आया है वो 10 ओम आया है। बेटा आपको पता चला आपकी मिस्टेक कहाँ पे है। यहाँ पे 30 नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? अगर आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, R का मान आप इस तरीके से निकालें। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट की, धारा की। बी पार्ट में आपको धारा निकालनी है। ठीक है, R आपके पास है कितना है, कुल प्रतिरोध 10 ओम। V का मान कितना है, 12 वोल्ट। क्या निकालना है, I का मान। ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम क्या कहता है, आपको ओम का नियम बताना है कि ओम का नियम क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूला बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओम का नियम, ओम्स लॉ। बहुत अच्छे से आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेटमेंट आपका पूछ लेता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ग्राफ भी जीआईसी बनभूलपुर। हाँ जी बेटा। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे चालक के पदार्थ ताप अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होगी। ठीक है, और अगर आप न्यूमेरिकली बताएं क्या होगा। V = IR। वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? मैम KF। और यहाँ पे R क्या दर्शा रहा है, I क्या दर्शा रहा है और V क्या दर्शा रहा है? मैम V वोल्ट को, I एम्पीयर मतलब धारा को, और R मैम रेजिस्टेंस को। V किसको? मैम वोल्ट को। यस मैम। वोल्टेज, वोल्ट तो इसकी यूनिट होती है वोल्टेज। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V = IR। ठीक है, V = IR होता है। V कितना है आप पे, 12 वोल्ट। वोल्टेज आपकी 12 वोल्ट है। I आपको निकालना है, R है 10 ओम। I बराबर 12/10 यानी 1.2। ठीक है, एम्पेयर। तो आपकी जो करंट आई है वो 1.2 एम्पेयर आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नोट करें। क्या आपने इसे नोट कर लिया है? हाथ खड़ा कीजिए। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? हाथ खड़ा कीजिए। नोट कर लिया है? हाथ खड़ा कीजिए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? नोट कर लिया है? ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है? What is meant by spectrum of light? ठीक है, यानी प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है ये आपको बताना है। स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक व किसका सबसे कम होता है? ठीक है, यानी जो आपका स्पेक्ट्रम है उसमें अलग अलग रंग होते हैं, तो किस कलर का जो डेविएशन है वो सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसका है? ठीक है, कौन सा सबसे कम डेविएट होता है? हाँ जी बेटा। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज जावेद। ठीक है जावेद बेटा, आप बताइए स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है? जब हम किसी श्वेत रंग को मैम जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो मैम वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, और जिसमें कलर जो
जब मैम जो हमारा बैगनी कलर जो होता है वो आधार की ओर सबसे ज्यादा झुक जाता है, और जो हमारा लाल रंग होता है वो थोड़ा कम झुकता है। और मैम जो सबसे ज्यादा नीचे झुकता है तो मैम उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, जो होता है लाल का बहुत कम होता है। तो अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है? एक जो है कलर बैंड होता है। कलर बैंड, जब भी आपका जो व्हाइट लाइट होता है यानी श्वेत प्रकाश जो होता है, जो आपको सन से, सूर्य से जो किरण मिल रही है, ठीक है, वो क्या है? एक श्वेत प्रकाश है। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी वो किसी प्रिज्म से, ठीक है, आपका कांच का प्रिज्म हो गया या वर्षा की बूंदें हो गई, उनसे जब वो पास होता है तो वो क्या करता है? 7 रंगों में, 7 कलर्स में वो बट जाता है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और 7 रंग कैसे होते हैं? इस तरीके से, जिसे आप क्या कहते हैं? विबग्योर। ठीक है, इस तरीके से विबग्योर। वी जो है वॉयलेट यानी बैंगनी कलर को दर्शाता है, आई इंडिगो रंग को, बी नीला यानी ब्लू कलर को, जी ग्रीन कलर यानी हरे कलर को, वाई येलो कलर को, ओ ऑरेंज कलर को, और आर रेड कलर को दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमें ये स्पेक्ट्रम मिलता है, बैंड मिलता है रंग का, तो यहाँ पे जो वॉयलेट कलर होता है, ठीक है, बैंगनी रंग होता है, वो आपको सबसे नीचे दिखता है या नीचे मिलता है, और लाल रंग सबसे ऊपर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा रंग करता है? सबसे ज्यादा जो डेविएट करता है वो बैंगनी कलर करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा विचलन जो करता है वो बैंगनी कलर करता है, वही लाल रंग सबसे कम विचलन करता है। ठीक है, तो आपको इस बैंड को याद रखना है, और ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ कलर्स obtained on a screen when white light passes through a prism and splits into its constituent color। यानी जब स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या है? बेसिकली एक बैंड है, कलर का एक बैंड है, और ये कब मिलता है? यह हमें स्क्रीन पर तब प्राप्त होता है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से पास होता है, किसी प्रिज्म से गुजरता है, और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है यानी बट जाता है। ठीक, द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर, अब इन जो स्पेक्ट्रम का जो कलर होता है वो कौन कौन सा है? वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट कलर यानी बैंगनी रंग, इंडिगो कलर, ठीक है, ब्लू यानी नीला रंग, ग्रीन यानी हरा रंग, ठीक है, येलो यानी पीला रंग, और ऑरेंज यानी नारंगी रंग और लाल। ठीक है, तो इसमें ये विभक्त हो जाता है। और सबसे ज्यादा विचलन कौन सा रंग करता है? तो आप लिखेंगे बैंगनी रंग यानी वॉयलेट कलर। ये क्या करता है? ये सबसे अधिक विचलन करता है। और सबसे कम कौन सा करता है? आपका लाल। ठीक है, लाल रंग जो है यानी रेड कलर क्या करता है? सबसे कम। सबसे अधिक बैंगनी, सबसे कम लाल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर दें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या आपने इसे नोट कर लिया है? हाथ खड़ा कीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, 1 मार्क्स का प्रश्न है। मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र में कितनी दूरी पर होता है? What is the far point and near point of human eye with normal vision? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें हमने जो है डिफेक्ट पढ़े थे, दृष्टि दोष पढ़े थे, आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार भी मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अभी बताना है कि जो एक नॉर्मल इंसान है उसका जो है फार पॉइंट और नियर पॉइंट यानी सामान्य दृष्टि का जो है निकट बिंदु और दूर बिंदु कितना होता है। जीआईसी जयंती कोट
कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। GIC जयंती कोट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है? निधि। ठीक है निधि बेटा, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो मानव नेत्र है उसका जो है दूर बिंदु और निकट बिंदु कितना हो? मैम निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ठीक है, और दूर बिंदु हो जाएगा इन्फिनिटी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड निधि बेटा, बैठ जाइए आप। ठीक है, तो निधि ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक सामान्य, ठीक है, दृष्टि वाले व्यक्ति की, तो उसका जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, और जो दूर बिंदु है वो अनंत यानी इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और इसके बेस में जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपका मायोपिया है, आपको इसे पढ़ना है अच्छे से। मायोपिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायग्राम भी याद रखना है। हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप याद रखें। ठीक है, तो आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। फॉर अ यंग अडल्ट with a normal vision, the near point is about 25 centimeter and the far point of the eye is at infinity। यानी सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क या व्यक्ति के लिए आंख का निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर और आंख का दूर बिंदु, ठीक है, दूर बिंदु अनंत पर है या अनंत पर होता है। तो ये आपका आंसर, और ये टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है मायोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया क्या होता है? GIC जयंती कोट, क्या कोई बता सकता है मायोपिया क्या होता है? मैम हाँ जी बेटा, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, ठीक है, क्या होता है और इसमें? हाइपो मैम दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, और पास की वस्तु दिखाई देती हैं। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, मैम दूर दृष्टि दोष, तो यहाँ पे क्या होता है? दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। और प्रेस बायोपिया, जिसमें दोनों होते हैं, मतलब जिसको दिखाई नहीं देता। ठीक है, और ये कब होता है, क्यों होता है ये प्रेस बायोपिया क्यों होता है? जब हमारे आँख का जो बिंदु होता है फोकस, वो कमजोर हो जाता है। हाँ, क्यों होता है फोकस कमजोर? ठीक है, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। GIC कोट द्वार, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। GIC कोट द्वार, बेटा आपकी आवाज। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है? हिमांशु। ठीक है बेटा, आप बताइए प्रेस बायोपिया क्या होता है? मैम हिंदी में बोल दीजिए। जड़ा दृष्टि दोष। मैम मुझे हाँ जी, मैम ये वो वाला क्यों कुछ नहीं आता, मुझे दो दृष्टि आती है। अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, जो आपका प्रेस बायोपिया होता है, जड़ा दृष्टि दोष जिसे कहते हैं हम, ठीक है, ये क्यों होता है? ये उम्र के साथ होता है। आपकी जो सिलेरी मसल्स होती है आंखों में, वो कमजोर हो जाती है, जिस कारण आपका आंख जो है फोकस नहीं कर पाता, और ये उम्र के साथ होती है। ठीक है, इसमें हम बायफोकल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के जो आपके डायग्राम है वो भी आपको अच्छे से लर्न करना है, क्यों होता है, रीजन क्या है, सब पता होना चाहिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई। ठीक है, यानी क्या हुआ, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके जो लंबाई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और इसे हमने क्या करा, इसे हमने रखा उत्तल लेंस के जो है सामने रखा। ठीक है, और ये जो उत्तल लेंस है, इसकी जो फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या बताया गया है कि जो लेंस है, लेंस से जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। इसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर कैसा होगा, और उसका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा।
A 5 centimeter long object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from the lens is 30 centimeter. Find the position, nature and size. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, वस्तु की लंबाई यानी h का मान दिया गया है, कितना है 5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ आपको फोकस दूरी दी गई है, फोकल लेंथ जिसे हम कहते हैं 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है आपको, इसके साथ साथ आपको ये दिया गया है कि जो वस्तु है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ठीक है, कहाँ पे रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो u का मान आपको दिया है 30 सेंटीमीटर। आपको v निकालना, ठीक है, v आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस है, वस्तु कहाँ रखते हैं हम, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यानी u का मान क्या होता है आपका, नेगेटिव में होता है। फोकल लेंथ या f का जो मान होगा वो आपका पॉजिटिव में होगा। ठीक है, इसके लिए f का मान पॉजिटिव होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम जो मिरर फॉर्मूला है, सॉरी लेंस फॉर्मूला है, उसका उपयोग करें। ठीक है, लेंस फॉर्मूला है उसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस सूत्र? मैम हाँ जी बेटा, इसका फॉर्मूला लगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ठीक है, बैठ जाइए आप। क्या कोई और बच्चा आंसर दे सकता है इसका, क्या ये सही है? तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका लेंस फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूले से हम यहाँ पे आपका v का मान निकाल। ठीक है, तो आपका जो लेंस फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पे हम लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये होता है। अब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, v निकालना है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/20 यानी 20 प्लस 1/u कितना है -30। सॉल्व करेंगे, साथ साथ नोट करते रहेंगे। 1/v बराबर एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाए, तो ये हो जाएगा 3 - 2, 3 - 2। तो यहाँ पे 1/v बराबर हो जाएगा 1/60 या v का मान जो हो जाएगा आपका 60। ठीक है, सेंटीमीटर। तो v आपका इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रतिबिंब के बारे में, तो यहाँ पे आप मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे। इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h या v/u। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइट निकाल लेते हैं, इमेज की हाइट क्या होगी। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो h' की वैल्यू हमें निकालनी है, v/u ये इधर चल जाएगा, इंटू h होगा। v कितना है 60, u कितना है आपका -30, h कितना है, साथ साथ नोट करते रहेंगे, h आपका 5। तो ये हो गया आपका -10। ठीक है, तो h' की वैल्यू आ गई -10। अब आप देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर आई है और जो वस्तु है उसकी ऊंचाई कितनी है 5, यानी वस्तु क्या होगी, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो वस्तु होगी वो नीचे की तरफ यानी उल्टा हो। ठीक है, उल्टा होगा। और v की वैल्यू आपकी कितनी आई है 60 आई, f कितना है 20 है। ठीक है,
तो यानी जो आपकी वस्तु है वो कहाँ पे होगा, 2f के पीछे, 2f और अनंत के बीच। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्थिति की, तो आप लिखेंगे वस्तु लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दाहिने ओर होगा, प्लस है तो राइट साइड में होगा, दाहिने ओर होगा। और क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा होगा और बड़ा होगा। ठीक है, यानी इमेज क्या होगी आपकी, रियल, इन्वर्टेड और मैग्निफाइड। ठीक है, तो ये आपकी प्रकृति आ गई, ये स्थिति आ गई है। ठीक है, आकार भी आपका क्या आ गया है कि बड़ा हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2023 का जो आपका साइंस का क्वेश्चन पेपर है, उसके कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। आपको क्या करना है, जितने भी आपके जो है किरण आरेख है, रे डायग्राम, चाहे आपके लेंस के हैं, मिरर के यानी दर्पण के हैं, सबको आपको अच्छे से लर्न करना है। इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ ऑप्टिक्स के या जो आपका जो ये चैप्टर है लेंस और मिरर के जो फॉर्मूले हैं, आपके मैग्निफिकेशन का, आवर्धन का जो फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जितने आपके इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, विद्युत धारा वाला चैप्टर है, उसमें आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, और जितने यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, ये तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। इनसे रिलेटेड जो टॉपिक मैंने आपको बताया वो भी आपको अच्छे से लर्न करना। तो बच्चों आज के लिए आपका इतना ही होगा। ठीक है, इतना ही रहेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।